पसमानदा मुसलमानों की जनसंख्या और भाजपा। राकेश कपूर, संसद से सड़क तक। हाँ जी, क्या लेख लिखते हैं? पसमानदा मुसलमानों की जनगणना और भाजपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जातिगत जनगणना की घोषणा करके सामाजिक न्याय की दिशा में जिस तरह कदम बढ़ाया है, उसे राजनीतिक क्षेत्र में मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मगर सामाजिक न्याय की तरफ यह ऐसा बड़ा कदम है जिसका पूरा होते ही भारत में पिछड़े वर्ग के लोगों की सदियों से छिपी आकांक्षाओं को थामा नहीं जा सकता। इसकी वजह यह है कि भारत के हिंदू समाज में जातिगत व्यवसायिक बंटवारा भी सदियों पुराना है। अतः पिछड़ी जातियों के समाज में आर्थिक व राजनीतिक सशक्तिकरण का सपन भी स्वाभाविक तौर पर छिपा हुआ है। मगर जातिगत पिछड़ेपन की पहचान केवल हिंदुओं में ही नहीं है, बल्कि मुस्लिम समाज में भी है। भारत के मुस्लिम समाज में भी व्यवसायगत तौर पर पिछड़ों की संख्या कुल मुस्लिम आबादी में 80% से ऊपर मानी जाती है। इन पिछड़े मुसलमानों को ही पसमानदा मुसलमान कहा जाता है। इसलिए जब भी जनगणना का काम शुरू होगा तो पिछड़ों में पसमानदा मुसलमानों की गिनती भी होगी। यदि हम इतिहास को पलट कर देखें तो इन्हीं पसमानदा लोगों के सिर पर सैयद अहमद खान ने कम जात शब्द का प्रयोग किया था। सर सैयद ऊंची अंग्रेजी शिक्षा को कथित कम जात मुस्लिमों के लिए जरूरी नहीं मानते थे और चाहते थे कि वे पारंपरिक मदरसों में ही तालीम पाए। सर सैयद अंग्रेजों के बहुत बड़े खैरवा थे। इसका प्रमाण उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक असबाबे भागवते हिंद में मिलता है। इस पुस्तक में उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का ब्यौरा दिया है। पुस्तक के शीर्ष से यह स्पष्ट होता है कि वह 1857 के युद्ध को केवल विद्रोह या बगावत मानते थे। सर सैयद ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव एक अंग्रेजी कॉलेज के रूप में डाली थी। सर सैयद ने इस युद्ध के संदर्भ में अंग्रेजों से यह सलाह दी थी कि वे अपनी फौजों में कभी भी हिंदू मुस्लिमों में दोस्ती न होने दें। उनका भारत में शासन तभी पुख्ता और सफल होगा जबकि वे हिंदू व मुसलमानों को अलग अलग रखेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले नादिर शाह की फौज का उदाहरण भी दिया और कहा कि जिस प्रकार नादिर शाह अपनी फौज में अफगानों व ईरानियों को अलग अलग रखता था, उसी प्रकार अंग्रेज भी हिंदू मुसलमानों को अलग रखे। सर सैयद 1857 की क्रांति के बारे में लिखा है कि अंग्रेजों के खिलाफ इस युद्ध में अधिकतर कम जात मुस्लिमों ने ही हिस्सा लिया, जिनमें जुल्हाए, धोबी, नाई आदि थे। सर सैयद खुद एक अशराफिया मुसलमान थे और उच्च शिक्षा पर अशराफिया मुसलमानों का ही हक मानते थे।
वह मुस्लिम महिलाओं को उच्च शिक्षा के भी विरोधी थे। अतः मुस्लिम समाज में पिछड़ों की निशानदेही करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब यह खबर छन कर बाहर आ रही है कि आगामी जातिगत जनगणना के दौरान मुस्लिम पसमानदा लोगों की भी गिनती होगी। अगर ऐसा हुआ तो पूरे भारत में नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी भाजपा का कलेवर ही बदल डालेंगे और विपक्षी पार्टियां मुसलमानों को जिस तरह भाजपा से डराती है वह सब भूतकाल की बात हो जाएगी। जातिगत जनगणना स्पष्ट कर देगी कि भारत में पसमानदा मुसलमानों की जनसंख्या कितनी है। हो सकता है कि विपक्षी दल या मुस्लिम उलेमा इस फैसले को मुस्लिमों को आपस में बांटना वाला बताए, मगर इससे श्री मोदी मुस्लिमों के दिल के बहुत करीब चले जाएंगे और तब भाजपा पर मुस्लिम विरोध का आरोप नहीं लगाया जा सकेगा। लेकिन फिलहाल पिछड़ों के लिए आरक्षण 27% है, मगर राजनीतिक स्तर पर आरक्षण दलितों के समान नहीं है। पिछड़े वर्ग के लोग विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में टिकट लेते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, जबकि दलितों के लिए 22% सीटें आरक्षित रहती है, जिन पर केवल दलित समाज के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। जाहिराना तौर पर पिछड़े समाज के लोग भी आने वाले समय में दलितों के समान राजनीतिक आरक्षण की मांग करेंगे, जिसके लिए स्वाभाविक तौर पर भाजपा को सहमत होना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा कभी यह नहीं चाहेगी कि विपक्षी दल इस मोर्चे पर उससे बाजी मारकर ले जाए। सभी जानते हैं कि मुसलमानों की स्थिति जानने के लिए मनमोहन सरकार के दौरान एक सत्तर समिति बनाई गई थी और इसने पाया कि देश में मुसलमानों की सामाजिक व माली हालत दलितों से भी बदतर है। मनमोहन सरकार ने अपने शासनकाल के दौरान 2011 में जातिगत जनगणना कराई थी, मगर उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किया जा सके। इस जनगणना में मुसलमानों की गिनती एक समूह के रूप में की गई थी, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या को जाति में बांटकर गिनती की गई थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी को भी जनगणना के बाद की स्थिति के बारे में ही चर्चा करनी होगी, मगर भाजपा ने यह अस्त्र भी कांग्रेस से छीन लिया और पसमानदा मुसलमानों की गिनती करते समय अगड़ों व पिछड़ों का वर्गीकरण सुनिश्चित कर दिया है। 70 समिति ने पाया कि राष्ट्रीय स्तर पर देश में अनुसूचित जाति व जनजाति के साथ पसमानदा मुस्लिमों की जनसंख्या 40% है, जबकि मुसलमानों के भीतर पसमानदा की जनसंख्या 80% से ऊपर मानी जाती है। पिछड़े वर्गों में पसमानदा के शामिल हो जाने के बाद देश की राजनीतिक तस्वीर भी बदल सकती है, जिसके लिए भाजपा ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसकी एक वजह और भी है। 2014 के बाद राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर मोदी के उदय के बाद पिछड़ों की राजनीति में आमूल परिवर्तन आया है। उत्तर भारत के जितने भी छोटे छोटे
जाति मूलक राजनीतिक दल हैं वे सब भाजपा के साथ हैं, जबकि दक्षिण भारत में इसने अन्ना द्रमुक का हाथ थाम लिया है। बेशक उत्तर प्रदेश और बिहार की प्रमुख जाति मूलक पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, मगर इन दोनों पार्टियों में यादव जाति का ही प्रादुर्भाव है। इन दोनों पार्टियों को समर्पित वोट बैंक यादव व मुस्लिमों का है। इन दोनों में यदि मुसलमान वोट बैंक में भाजपा का डर समाप्त हो जाता है और अन्य पिछड़ों या अति पिछड़े भाजपा का दामन थाम लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान होगा। जबकि हकीकत यह भी है कि पिछले वर्ष कुछ लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के पाले में आ गए थे। मोदी ने भाजपा की राजनीति में जिस तरह रूढ़ियों को तोड़ा है उसका संज्ञान मुस्लिम जनता खासकर पसमानदा मुसलमान न ले, ऐसा संभव नहीं है। देश की सकल मुस्लिम समुदाय के 80% लोग यदि पिछड़े होने के घेरे में आते हैं तो उनके लिए आरक्षण का मार्ग हिंदू पिछड़ों हिंदू पिछड़ों के समान ही खुला हुआ है। पसमानदा मुसलमानों के लिए अगर आरक्षण का रास्ता खुलेगा तो इस समाज के लोगों में अपने पिछड़े होने का वही भाव होगा जो कि हिंदू पिछड़ों में है। अतः भविष्य में हम देख सकते हैं कि पसमानदा मुस्लिम भाजपा के खेमे चले जाएंगे। भारत में पहली जनगणना 1871 में अंग्रेजों ने कराई थी, जिसमें यह पाया गया था कि केवल 19% मुसलमान ही ऊंची जाति अशराफिया है और से सभी छोटी समझे जाने वाली जातियों के हैं, जिनमें गुर्जर से लेकर नाई, धोबी, दर्जी, रफूकर, आतिशकर, कुजेड़े व जुलाहे आदि हैं। सर सैयद ने इन्हें लोगों को कमजात कहा था। अतः बहुत बड़ी संभावना है कि जनगणना के बाद पसमानदा मुस्लिम अन्य पिछड़े समुदाय के साथ अपनी गोलबंदी करते हुए अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को भी अपने साथ ले, मगर यह काम तभी हो सकता है जबकि आरक्षण का 50% सीमा को हटा दिया जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसकी मांग कर रहे हैं, मगर यह मामला तभी गर्म होगा जबकि जातिगत जनगणना के आंकड़े हमारे सामने होंगे। 50% आरक्षण सीमा हटाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। भारत की संसद ऐसा करने के लिए सक्षम है। अतः भविष्य की राजनीतिक हम दूरबीन लगाकर आज भी देख सकते हैं। क्षेत्रीय दलों की स्थिति हाशिए पर बैठे दर्शकों की हो जाए और भाजपा मजबूत जमीन तंत्र तक नई आलाप नैरेटिव लेने लगे। दोस्तों,
राकेश कपूर संसद से सड़क तक, पासमानदा मुसलमानों की जनगणना और भाजपा। लेख तो अच्छा लिखा, पर घूम फिर के इस लेख में मुस्लिमों के बारे में ही लिखा है। कांग्रेस, बीजेपी, मुस्लिम। और भैया आरएसएस नहीं चाहेगी ये जो मुस्लिमों में हो रहा है। ये जनगणना तो हिंदुओं में होती है, हिंदुओं में भी यही जनगणना होती है। जैसे मुस्लिमों में ये कह रहे हैं, अशरफिया जो कुछ ऊंची जाति है उनकी संख्या कम है, तो हिंदुओं में भी तो वही समस्या है। हिंदुओं में भी जो ऊंची जाति के स्वर्ण बने बैठे हैं, भाई ब्राह्मणों की संख्या 2.5-3% है, और राजपूत और वैश्य मिला के, सारे मिला के 10-15% ही तो लोग हैं। ये 90% तो लोग पिछड़ा वर्ग ही आता है। तो भैया मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सब जगह बीमारी तो एक ही है कि भाई कुछ जो परसेंट लोग जो अपने आप को उच्च वर्ग या स्वर्ण बोलते हैं, वो तो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब में दोनों में वही लोग हैं। इधर के उधर हो जाते हैं, उधर के इधर हो जाते हैं। ये उच्च वर्ग वाले लोग अपने बच्चों की शादी हिंदू मुसलमान में कर लेते हैं। बाकी पिछड़े वर्ग के लोग अगर कुछ करना चाहे तो उनको लव जिहाद, जातिवाद, ही पता नहीं क्या क्या संज्ञा दे देते हैं, और भैया अपने बच्चों की शादी हिंदू मुसलमान में करते रहते हैं। लेख तो अच्छा लिखा है, पर यह लेख खाली मुसलमानों पे नहीं, हिंदुओं पे भी लागू होगा। और भैया SC ST OBC, जैन, बौद्ध, और क्या कहते हैं, ये काफ़ी लोग तो ये जो हिंदू हिंदू चला रहे हैं, वो तो इसमें आते नहीं है। हिंदू में हिंदू है कौन? आइए दोस्तों, सब अपने अपने विचार रखिए। और भैया ये लेख पासमानदा मुसलमानों की जनसंख्या और भाजपा, राकेश कपूर जी का है, सड़क से संसद तक। अपने विचार रखिए दोस्तों।